अतहर मलिक मीडिया के साथ मैं हूं अतहर मलिक। नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हर खबर के अंदर छुपी खबर ही असल में खबर होती है और उस पर हम आपके सामने अपना तज्जिया पेश करते हैं। पहली है, मोहम्मद बिन सलमान ने सदर ट्रंप को क्या पैगाम भेजा। दूसरी है, शहबाज हुकूमत को DGISPR ने क्या छुपा हुआ पैगाम दिया। अब आते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वजीर दिफा के जरिए सदर ट्रंप को क्या पैगाम दिया। इसकी तफसील कुछ यूं है कि ईरान ने अपने दावे की तस्दीक के लिए फुटेज जारी की है। सबसे पहले तो ये बात हम कर लें कि ईरान ने क्या किया है अमेरिका के साथ। ईरान ने अपने दावे की तस्दीक के लिए एक फुटेज जारी की है। वो सैटेलाइट इमेजेस हैं जिसमें दिखाया गया है कि 3 अमेरिका के जदीद तरीन F-35 तैयारे वो ईरान ने तबाह किए हैं। अच्छा, इस वारदात के बाद जो मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने, चूंकि अब बाबुल मंदब भी बंद है और आबनाए हुर्मुज़ तो काफी अरसे से वहां से तेल की कोई तरसील नहीं हो रही, और ईरान के जो हिमायत याफ्ता हुजी हैं, हुतीज भी उन्हें कहा जाता है, उन्होंने बाबुल मंदब बंद कर दिया है, जिससे जो एनर्जी के सबसे ज्यादा जो जखायर हैं वो मुतासिर हुए हैं सऊदी अरब के। अब मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वजीर दिफा के जरिए सदर ट्रंप और नायब सदर JD वैंस को क्या पैगाम, खुसूसी पैगाम दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका अपना असरो रसूख इस पर बहुत ज्यादा अब इस्तेमाल करे, क्योंकि बात अब असरो रसूख से बढ़ गई है, बात अमरीकी हमलों से भी बढ़ गई है। इसीलिए जो अमरीकी मीडिया है और जो राइटर्स है, उसने ये कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये सदर ट्रंप को वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब ईरान पर कोई डिसाइसिव हमला किया जाए। ईरान के अलावा जो सबसे बड़ी चीज है, उनके जो हिमायती हैं हुजी, उन पर एक ऐसा हमला किया जाए जिससे वो इस काबिल ही ना रहे कि बाबुल मंदब वो बंद हो सके। जब हुतियों की कमर टूटेगी तो ईरान खामखा कमजोर होगा और वो होते होते वो आबनाए हुर्मस खोलने पर भी मजबूर होगा, क्योंकि ईरान के पास एक बहुत बड़ी उसकी जो प्रॉक्सी है वो बहुत बड़ी तादाद में हुतियों की शक्ल में मौजूद है। ईरान की अगर फौजी ताकत को कमजोर करना है, उनकी कोई इस तरह की जो क्या कहते हैं ऐसी रग है, उसको अगर दबाना है तो वो हुतीज है। हुतीज पर डिसाइसिव हमला किया जाए जिससे वो खत्म हो, बाबुल मंदब खुले और उसके बाद आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना वो अमेरिका के लिए आसान होगा। इसराइली मीडिया एक और बात रिपोर्ट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर अमेरिका बाबुल मंदब और आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में नाकाम होता है तो हम चीन को कहेंगे कि वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे। आपके इल्म में है कि चीन अभी तक वो हालांकि नेक टू नेक है सुपर पावर की दौड़ में, और अमेरिका के शायद जो जंगी माहिरीन है वो तो कहते हैं कि चीन वो अमेरिका से भी जंगी टेक्नोलॉजी में आगे है, बढ़ चुका है। लेकिन इसके बावजूद वो किसी भी जंग में हिस्सा लेने से गुरेज कर रहा है चीन। इसलिए अब वो इस्राएली मीडिया ये दावा कर रहा है कि हमने कहा है चाइना को कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करे बाबुल मुंदब और आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के। और आपको मालूम है कि वो चीन कोई जंगी कार्रवाई तो करेगा नहीं। हाँ, उसका कम अज कम पूरी दुनिया में तो बिलअमूम, लेकिन बिलखसूस अपने खित्ते में बहुत ज्यादा उसका असर रसूख है चाइना का, और उसमें खित्ते में ये ईरान भी शामिल है। ईरान भी उसकी बात को डिनाई करते हुए 10 बार सोचेगा। अब आते हैं हम अपनी दूसरी खबर की तरफ। जो सबसे अहम बात की है
वैसे तो DGISPR ने एक लाउड एंड क्लियर पैगाम दिया है। शुरू में उन्होंने एक दिन के बाद ही महज मोहसिन नकवी साहब ने जो एक दिन पहले बात की है नए सूबों की और निजाम के बोसीदा और गिरने की, उसके अगले ही दिन DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और लगता ऐसे है कि ये प्लान्ड थी। और ये जैसे हम मिसाल लेते हैं कि हांडी तो तैयार की मोहसिन नकवी साहब ने और उस पर तड़का लगा दिया फौजी तर्जुमान साहब ने। पहले उन्होंने जो अपनी प्रेस ब्रीफिंग में जो बातें की, वो उन्होंने भारत और अफगानिस्तान को जो वाज़ेह पैगाम दिया और उन्हें कहा कि भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशत गर्दी प्रमोट करना है। उन्होंने दहशत गर्दों को भी कहा कि आप हथियार डालें, नहीं तो जहन्नुम वासिल होने के लिए तैयार हो जाएं। जब उनकी ब्रीफिंग मुकम्मल हुई तो उसके बाद सवाल जवाब का एक सिलसिला, और ये कैसे हो सकता है कि सवाल जवाब का सेशन शुरू हो और उसमें एक दिन पहले, क्योंकि अभी तक उसकी गूंज कानों में सुनाई दे रही है, मोहसिन नकवी साहब की जो बातें उन्होंने की हैं, उनसे सवाल किया गया कि जी नए सूबे और उन्होंने निजाम का, तो DGISPR ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी का बयान उनकी जाती राय है, तबसरा नहीं करूंगा। अच्छा, अगली बात क्या कही है कि नए सूबे फैसला अवाम करेंगे, गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना होगा। रिवायती जमातें जागीरदार रिवायती जमातें या जागीरदार अगर जीत जाएं तो जमहूरियत, नहीं तो आमरीयत। तरफ उन्होंने कहा कि मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा, नए सूबे और उनके जो जाती राय है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि नए सूबे बनने चाहिए, हाँ, फैसला अवाम करेंगे। DGISPR ने, वो कहते हैं ना कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा ये पैगाम दिया है। और ये किसको पैगाम है? ये सरासर, ये जो अब तक हमारे यहाँ एक बहुत ही मुश्किल बात ये है कि जो भी बरसर इक़्तिदार आए, वो ये समझता है कि मैं हमेशा के लिए आ गया हूँ और अब जो फैसला कुन कुव्वतें हैं, उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, लेकिन हमेशा चॉइस रहती है। और इस वक्त जो सबसे बेहतरीन चॉइस है वो है कौमी हुकूमत की बाज़गश्त हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे थे। अब वो किसी न कोई शक्ल इख्तियार करने की उस में ऐसे लगता है कि इस जो मुर्दे में, कौमी हुकूमत के मुर्दे में अब जान आना शुरू हो गई है। इन्होंने ये कहा कि मौजूदा निज़ाम के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये निज़ाम वाक़ई गल सड़ चुका है और इस निज़ाम ने ये डिलीवर करने में नाकाम हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएँ ना कि हमारी गुड गवर्नेंस क्या है, सिर्फ़ इशारिये हैं कि ये इशारिये इधर हैं। अब आप एक भूखे आदमी को कि कितना कायल कर लेंगे? उसे 10 घंटे भी आप कायल करते रहें कि उसका पेट भरा हुआ है, लेकिन उसे मालूम है कि वो भूखा है। आप इशारियों की मदद से गरीब आदमी को ये बता रहे हैं कि आप तक हमने साफ पानी भी पहुँचा दिया, रोज़गार भी पहुँचा दिया, रोटी भी पहुँचा दी, महँगाई भी खत्म कर दी। बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, वो सब कुछ आपकी पहुँच में है। तो लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तो इसकी अक्कासी नहीं करते। जबकि DGISPR ने एक और बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा है कि 4 गुना आबादी बढ़ गई है 73 से। जब 4 सूबे बने थे, 1973 में पाकिस्तान का आईन मारिज़ वजूद में आया और उसके बाद 4 सूबे बने। उस वक़्त से आज तक 4 गुना आबादी बढ़ गई है, लेकिन सूबे वहीं के वहीं हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में भी यही अर्ज किया था कि हमारे आंड गवांड में, हमारे खित्ते में अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, वो उनके कई कई सूबे हैं
اور یہ انتظامی یونٹ ہیں، یہ راجواڑے تو ہے نہیں، سلطنتیں تو ہے نہیں جو علل طول ہوں، جن کا ایک سرا دوسرے سرے تک جاتے جاتے بھی یہ کوئی وہ بادشاہت تو نہیں ہے نا کہ ہماری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ اب پنجاب سلطنت تو نہیں ہے، سندھ کوئی سلطنت تو نہیں ہے، یہ صرف دو جو صوبے ہیں ان کے حکمرانوں کو تھوڑا سا، سندھ کو تو بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے نون لیگ جو ہے وہ اس پر سہمت ہوگی، کیونکہ اسے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ سندھ، اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں محسن نقوی صاحب نے جو بات کی، پنجاب سے اتنا رد عمل نہیں آیا مسلم لیگ نون کا، لیکن پیپلز پارٹی والوں کا آیا ہے۔ وہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا اس پر یعنی شعلہ بیانی کی ہے۔ تو اس وجہ سے انتظامی یونٹ ناگزیر ہے، یہ پہلے بھی آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ ایک بندہ صادقآباد سے چلتا ہے، وہ آتا ہے لاہور تک، علمان الحفیظ، ساری رات کا وہ سفر کرتا ہے، اور آ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ نوکر شاہی جو بیوروکریسی ہے وہ تو صاحب ہے ہی نہیں۔ اچھا، پھر وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس کی اگر پیشی ہو تو اسے کہاں سے چل کر آنا پڑتا ہے۔ ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ اگر یہ نئے صوبے بنتے ہیں، ہر ڈویژن کو بھی صوبہ یہ ڈکلیئر کرتے ہیں، اور کر دینا چاہیے، اس کے لیے ایک پیمانہ وہ ہو جائے، پھر یہ نہیں ہے کہ پھر جہاز اور فلاں اور ڈھیم اس وزیر اعلیٰ کے لیے، نو، پھر یہ ہے کہ اس کو کینڈے میں لے کے آئیں گے، 2 کنال کا گھر، بس یہ وزیر اعلیٰ کا ہے، ڈی آئی جی کا، جو آئی جی ہے 1 کنال کا گھر، اسی طرح چیف سیکرٹری 1 کنال کے گھر میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب جو انقلابی اقدامات ہونے جا رہے ہیں، جو ابھی اس کی کوئی نشانیاں نہیں، لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 10 10 مرلوں پر لے آئیں، کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ 10 مرلے کا بھی نہیں ہے وہ، اور وہ وزیر اعظم ہے کس کا؟ یو کے کا، جس کے پاس ویٹو پار ہے۔